Hello everyone. Very good afternoon. As we all know that UPSC exam for the Assistant Labour Commissioner is around the corner. Exam already announced हो चुका है and date is 20th of August 2023. And इस बार UPSC ने हम सब पे एक मेहरबानी करी है. सारे के सारा सिलेबस जो है इस बार क्लियरली डिफाइन कर दिया है. पिछले टर्म्स में क्या हो रहा था कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि भाई ह्यूमन रिसोर्स से क्या आने वाला है. अब ये खबर लो बैकग्राउंड वालों को अच्छी लग सकती है, बट जो जिन्होंने MBA HR किया है या फिर अदर रिलेटेड कोर्स किया उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके कोर सब्जेक्ट का पोर्शन ही डिलीट हो गया. बट क्योंकि ये एग्ज़ाम पिछले 2 साल से न्यूज़ में है, काफ़ी अनसर्टेनिटी थी कि कब होने वाला है पेपर, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग ने कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन करी ही होगी. सो अब क्लैरिटी आने से हमें 2-3 फ़ायदे हैं कि अब हमें क्लियरली पता है कि हमें पढ़ना क्या है. और एक जब ये एग्ज़ाम अनाउंस हुआ तो ये भी एक डाउट था कि लेबर कोड्स पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, बट अब क्लियर है कि लेबर कोड्स तो पूछे ही जाएंगे. अब वो कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अब आगे समझते हैं व्हाट शुड बी द अप्रोच टुवर्ड दिस एग्जामिनेशन. नाउ आवर अप्रोच शुड बी बेस्ड ऑन द सिलेबस वेरी ऑब्वियसली. तो हम एक बार इसको ब्रॉडली इसका सिलेबस जो है डिस्कस कर लेते हैं. इसका सिलेबस क्या है? तो फर्स्टली जो सिलेबस में आने वाला है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लेबर लॉज. ठीक है. अब इसमें सबसे पहले जो इन्होंने मेंशन किया है वो पॉइंट नंबर 1, लेबर इज द सब्जेक्ट फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू विच बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉ. सेकेंड, सिग्निफिकेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. एंड थर्ड इज द DPSP. अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो थर्ड वाला पोर्शन है DPSP, क्योंकि अभी तक UPSC ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करे हैं, चाहे वो UPSC सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, CDS का हो, APSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से DPSP से सवाल पूछा ही जाता है. अब मेरा काफ़ी पुराना रिलेशनशिप रहा है DPSP से भी और UPSC से भी. तो according to my experience we can divide the DPS questions on the DPSP in 4 broad categories. तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई सेक्शन नंबर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल नंबर, सब आर्टिकल, अमेंडमेंट, ये सब चीज़ें जो है क्वेश्चन एक इसमें से DPS में से बहुत ही क्लियरली बनता है क्वेश्चन है. या फिर मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेते हैं कि ये कौन सा है. तो फिर आपको क्या करना क्या है कि यू शुड रीड द DPSP वेरी वेरी थोरोली. एंड बिलीव मी, अगर क्वेश्चन पेपर सेटर चाहता है कि DPSP पे वो सबको डिफाई कर दे, डेट नो वन एबल टू आंसर, तो ऐसा भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत पुरानी हिस्ट्री है UPSC की DPSP कुछ से क्वेश्चन पूछने के लिए. तो आपको क्वेश्चन सेटर के इस एक्सपीरियंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए. मेरे हिसाब से आपको DPSP बहुत थोरोली पढ़ना चाहिए. तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कौन से आर्टिकल में है, ये कौन से आर्टिकल में है. स्पेसिफिकली आर्टिकल के सब सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, एज सच तो सेक्शन से नहीं आते. और इसमें स्पेशली लेबर बेस्ड जो DPSP हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं भाई हमारे ये कैटेगराइजेशन से. कैटेगराइजेशन अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत टाइप कोई किताब पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं कहूँगा कि DPSP वाला सिलेबस जरूर वहाँ से पढ़े. उसमें आपको क्लियरली डिफाइन करा होगा कि DPSP को कोई कैटेगरी में बांटा गया है. जैसे कि ये गांधीयन DPSP की कैटेगरी में आता है, ये सोशल इंडिपेंडेंस या सोशल स्ट्रक्चर के कैटेगराइजेशन में आता है, ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की कैटेगरी में आता है. तो इस टाइप से कोई भी DPSP दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि किस कैटेगराइजेशन में आता है. 2014-15 से पहले ये क्वेश्चन बहुत कॉमन थे. अब क्वेश्चन जितने कॉमन नहीं पूछे जाते, मतलब अब ये इतना नॉर्मली नहीं पूछे जाते. 2015-16 से पहले काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं. अभी कभी कभार आ जाता है किसी एग्जामिनेशन में. और जो हमारा थर्ड कैटेगरी रहेगा वो रहेगा कि कंटेंट बेस्ड, कि आर्टिकल का कंटेंट में क्या लिखा हुआ है उस पर सवाल पूछे जाएंगे.
ठीक है, तो ये भी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, बिकॉज आपको कंटेंट बहुत ही थोरोली पढ़ना है। स्पेशली मैं बताऊंगा आपको आर्टिकल 39 से लेकर आर्टिकल 46-7 तक तो आप बहुत ज़रूर पढ़ें। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी से भी सवाल आ जाता है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन जो बनता है वो आता है अमेंडमेंट के बेसिस पे कि अमेंडमेंट डीपीएसपी में ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, थोड़ी अमेंडमेंट हुए हैं, बट इन पास्ट हमने देखा है कि कुछ डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है और फिर उनकी जगह पे नए डीपीएसपी आए हैं, तो आप सबको वो अमेंडमेंट याद रखने हैं। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, आप इसको जरूर कवर करें और इससे पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। दो इट्स नॉट अ गारंटी, बट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है इट्स सोली बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज, तो हम प्रोबेबिलिटी पे ही बात करेंगे, ठीक है। सेकंड है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट टू वर्कर एम्प्लॉय एंड इंडस्ट्री। अब ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इस पे मतलब आई कैन कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट द क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, बट अभी हम यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली टच डाउन करेंगे। फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चंस जो है बेसिकली जो बनेंगे वो बनते हैं जो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाएगा। फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन जैसे नंबर 1 टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे वो होते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि भाई इस फंडामेंटल राइट का जो सब सेक्शन के प्रोवाइजो पूछ लेते हैं यूजुअली, जैसे कि आर्टिकल 19 के प्रोवाइजो अक्सर पूछे जाते हैं, आर्टिकल 19 डायरेक्टली कभी नहीं पूछा जाता, उसके प्रोवाइजो पूछे जाएंगे, ठीक है। किस किस कौन कौन सा फंडामेंटल राइट किस किस फॉर। सिमिलरली आर्टिकल 25 के प्रोवाइजो पूछे जाते हैं, 26 के प्रोवाइजो पूछे जाते हैं, तो इस टाइप से आपको इनके प्रोवाइजो अच्छे से रट लेने हैं। सेकेंडली जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि जो हमारे आर्टिकल का जो कंटेंट है वो आर्टिकल 22 से लेकर 29 तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आप जरूर बहुत ही थोरोली पढ़ें। इसमें आपसे शेयर आर्टिकल बेस्ड सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। थर्डली जो पूछे जाएंगे वो जैसे मैं डीपीएसपी में बताया कुछ ना कुछ करके जो आपके जो लेबर बेस्ड आर्टिकल्स हैं वो आप बहुत ही थोरोली पढ़ें, तो आपके वहाँ से भी सवाल बनता है। अब आते हैं हम फर्स्ट पोर्शन पे जो है लेबर एज अ सब्जेक्ट फॉल इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब इस पे मेरे हिसाब से 3 सवाल बन सकते हैं। नंबर 1 आपको पढ़ना है कि कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। आई नो आप सबको पता होगा। फिर उन शेड्यूल्स की आपको देखना है कि लेबर रिलेटेड एंट्रीज कौन सी हैं। फिर आपने वो देख लिया, उसके बाद आपको देखना है कि जो उसकी लेबर रिलेटेड जो एंट्रीज है उसमें आपने कब उसमें उनमें अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट होने का मतलब है कौन सी यूजुअली होता है कि जो सेंट्रल, स्टेट और जो कंकरेंट है इसमें क्या करते हैं, कुछ एंट्रीज या कुछ सब्जेक्ट को सेंटर में डाल देंगे, स्टेट का सेंटर में डाल देंगे, कंकरेंट में डाल देंगे। काफ़ी ब्रॉड है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ लेबर रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है इसमें कैटर करना है, तो इट विल बी वेरी सिंपल, स्मॉल एंड क्रिस्प, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ सवाल बनेगा जो इस फर्स्ट पोर्शन में से वो बनता है आर्टिकल नंबर 246 से 256 से पढ़ सकते हैं। ये तो आप मतलब वैसे तो काफ़ी डिटेल्ड हो जाएगा, बट मैं कहूँगा लक्ष्मीकांत में आप ये चैप्टर जरूर पढ़ें, बिकॉज इसमें दे रखा है कि अगर सपोज सेंटर का कानून, सेंटर ने कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना रखा है, फिर स्टेट कंकरेंट लिस्ट पे बनाना चाहती है तो क्या प्रोसेस है, वाइस वर्सा स्टेट ने बना रखा है सेंटर बनाती है तो क्या किस टाइप से रहता है, ये सब जो है 246 256 में दे रखा है, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। एंड इट्स दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये जरूर पढ़िए क्योंकि ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे जो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स, सॉरी लेबर लॉज। लेबर लॉज में जैसे कि कैटेगराइजेशन इन्होंने इस बार बहुत ही अच्छे से क्लियरली दे दी है, तो हमें लेबर लॉज पढ़ने हैं। अब लेबर लॉज में क्या है कि कुछ लॉज आर वेरी should be given much more important than the other labor laws. For instance, if you analyze the past question paper, then you realize that Factory Act is very important, Trade Union Act is important, Industrial Dispute Act is very important, Gratuity Act is very important, Maternity Benefits is also very important. ये तीनों एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BOCW is important and CLR is also important. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थिंग इज की
आप इन सब एक्ट में तो कोई क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, अगर कोई आपने एक्सेप्शनल क्वेश्चंस ठीक कर दिए तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ये जो ALC का एग्ज़ाम है इसका नेचर बता देता हूँ, नेचर कैसा होता है इस एग्ज़ाम का। अब नेचर इस एग्ज़ाम का होता है प्योरली मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन है ये, प्योरली मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें इतना एनालिसिस नहीं होता, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कौन से सेक्शन में कौन से एक्ट में ये चीज़ दे रखी है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ वर्कर्स क्या कितना है, नंबर ऑफ वर्कर्स में कहाँ पे क्रैच चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए। प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल भी होंगे जिसमें आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, बट मेन इज कि यू हैव टू गिव द ड्यू इम्पोर्टेंस टू द यू शुड क्रैम ऑल द सेक्शंस इंडेक्स। कहीं किसी भी सेक्शन में जहाँ पे नंबर दे रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्रैम कर लें। सो फर्स्टली तो मुझे यही लगता है कि ये जो पेपर है मेमोरी बेस्ड पेपर है। सेकेंडली, अब आप अगर इस बार APFC का पेपर देखेंगे तो उसमें जो लेबर लॉज से क्वेश्चन पूछे गए हैं दे आर वेरी वेरी एनालिटिकल एंड दे आर मतलब श्योरली नॉट ओनली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो आपका थोड़ा सा क्वांट की साइड भी आपको टच करते हैं। अब वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एक तो उस पूरे एक्ट की समझ होनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, उसको किस टाइप से अप्लाई करा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बट बिलीव मी, जो APFC का जो पेपर सेट करने वाले जो UPSC का जो पैटर्न रहा है और जो ये हमारे ALC टाइप्स जो जिन्हें हम ORA या फिर जो ऑनलाइन जिनका फॉर्म भरा जाता है या फिर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे उनका बहुत ही डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम होता है। तो APFC बहुत ही टफ पेपर है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो एक अलग ही लेवल के पूछे जाते हैं जिनका दे आर मोर इक्वलेंट टू जो असिस्टेंट कमांडेंट या हमारा CDS का पेपर हो गया या UPSC CSC का जो पेपर हो गया उसके हिसाब के सवाल पूछे जाते हैं APFC में। लेकिन असिस्टेंट लेवल कमिश्नर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे पिछले 3 साल का तो पेपर हमें यही बताता है कि मेमोरी बेस्ड ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो आप अगर आपने मेमोरी बेस्ड चीज़ें याद कर ली उसके बाद आपको बिलीव मी आपका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखिए। तो इसमें जो सवाल आते हैं वो यही आएंगे कि मैंने जैसे बताया है कि नंबर्स वाले जिस सेक्शन में कोई भी नंबर दे रखा है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। सेकंड, कुछ अगर आप कोई भी एक एक्ट पढ़ेंगे उसमें कुछ सेक्शंस दूसरे सेक्शन के से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है। थर्ड, आपको बहुत ही प्रैक्टिकली लेना है कि प्रैक्टिकली ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो उस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब आपको मैं चौथी चीज़ बताता हूँ कि इन एक्ट में क्या होता है कि रूल्स भी हैं, तो रूल्स भी आपको पढ़ने हैं। इन पास्ट हमने देखा है कि रूल्स अगर आप पढ़ने लगे तो आपका फिर तो ये जो है पोर्शन कवर नहीं होने वाला। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं बताऊंगा जब हम आगे सब ये चीज़ें कवर करेंगे। उन रूल्स में क्या है कि जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ वो रूल्स बताए जाएंगे, और कुछ फिर इनमें फॉर्म्स भी होते हैं। अगर आप पूरा एक्ट देखेंगे तो पीछे फॉर्म्स भी दे रखे हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी। फॉर्म ए जैसे समन्स भेजने के लिए, फॉर एग्जांपल। फॉर्म बी आपको जो है इट इज़ फॉर द आपने एक कॉम्प्रोमाइज ड्रॉ करवाया है वो साइन करने के लिए है। फॉर्म सी आप इंस्पेक्शन करने गए हैं। फॉर्म डी, इस टाइप से बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा हम वो चीज़ें कवर करेंगे जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी कि क्वेश्चन भी उसी एरिया से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो अनइम्पोर्टेंट सेक्शन है उनसे क्वेश्चन पूछना बहुत मुश्किल है। अब जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो है लेबर कोड्स। अब लेबर कोड्स बच्चों में काफ़ी एंजाइटी है इसको लेके, क्योंकि बहुत ही कम मटेरियल अवेलेबल है, और दूसरा जो मटेरियल अवेलेबल है वो भी रिलायबल नहीं है। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि लेबर कोड से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, क्योंकि फर्स्टली तो जो लेबर कोड्स अभी तो इम्प्लीमेंट हुए नहीं है और अभी नोटिफाई भी नहीं हुए हैं, और काफ़ी स्टेटों ने इनको रेटिफाई भी नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो है वो लेबर कोड्स के रिगार्डिंग ये है कि इन कोड्स में कुछ सब्सटेंटिव चेंजेस नहीं हुए हैं। व्हाट दिस कोड हैव डन इज दे हैव कंपाइल ऑल आवर लेबर लॉस इन द 4 डिफरेंट कैटेगरी, एंड
कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके कुछ चेंजेस तो करे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ता था। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर अथॉरिटीज के लाइसेंस लेके जाता था तो हर साल उसे रिन्यू करवाना पड़ता था और वो लिमिटेड एरिया के लिए ही एप्लीकेबल रहता था। फॉर इंस्टेंस कि चेन्नई ने किसी से लाइसेंस लिया तो वो उसी एरिया में जहाँ पे उस ऑफिसर की जुरिडिक्शन उसी एरिया में एप्लीकेबल रहेगा। उसे कुछ काम अगर दूसरे स्टेट में करना है तो वहाँ से अलग लेना पड़ेगा। अब इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते क्या किया है कि आप एक तो आपको लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाना, सेकंड आपका जो लाइसेंस है वो पैन इंडिया एप्लीकेबल रहेगा। तो ये कुछ चेंजेस किए हैं और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, बट कुछ सब्सटेंटिव चेंजेस जो है वो अभी इनमें नहीं हुए हैं। बट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी चेंजेस आपको इसमें देखने मिलेंगे जब ये एक बार नोटिफाई हो जाएंगे। बट अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं तो फिर हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल या कुछ इस पर कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। अभी तक जो हुआ है वो हम इनको एक ब्रीफ में एक बार ज़रूर पढ़ेंगे इनको हमारे लेक्चर्स के एंड में। बट मैं ये कहूँगा कि आप इनको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आप ध्यान से पढ़िए और जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। नाउ दिस ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट का क्या है कि ये बहुत ही आपको इसमें सिर्फ दो चीज़ें करनी है। एक तो आईएलओ कन्वेंशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, दूसरा हमारा आफ्टर 1940 बिफोर 1947 इनफैक्ट उसमें कौन सी ट्रेड यूनियन कब फॉर्म हुई वो ध्यान रखना है। जो एक आफ्टर 1940s आज़ादी के टाइम पे काफ़ी यूनियन एक्टिविज्म में काफ़ी बढ़ावा हुआ, उसके लीडर्स कौन थे, कौन कौन सी यूनियन कैसे कैसे फॉर्म हुई, वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड इसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट को लेकर काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ 3 से 4 पेजों में आप अपने खुद के नोट्स बनाइए और उसमें ये सब चीज़ें लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बस अगर और कुछ उन्होंने पूछ लिया उससे बाहर तो आप उनको उसको वैसे भी आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जो रिलायबल मटेरियल है उसको आप पकड़िए और ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अपने खुद के नोट्स बनाइए और उसे पढ़िए। तो ये एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा इसके लिए। अब जो लास्ट कोर्स जनरल मेंटल एबिलिटी में छोड़ देता हूँ क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अब ये चीज़ हम जो है कवर कर नहीं सकते, बट जनरल मेंटल एबिलिटी आपको कवर करना है तो आप पहले तो आपका क्वांट थोड़ा सा एक लेवल का होना चाहिए, जो क्वांट पोर्शन है और जो रीजनिंग पोर्शन है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक लेवल का है तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि डेली 2 से 3 पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सोल्व करिए। पहले एएलसी के करिए, फिर एपीएफसी के करिए, फिर जो है आपको करने हैं असिस्टेंट कमांडेंट में जो पहले पेपर क्वेश्चन पूछे जाते थे वो करिए। और जब वो भी ख़त्म हो जाए तो यूपीएससी के जो थर्ड पोर्शन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो सेकंड पेपर होता है उसके क्वेश्चन सोल्व करिए, ओनली क्वांट और रीजनिंग वाले। तो यहाँ से आप जनरल मेंटल एबिलिटी अगर आप कवर करेंगे तो बहुत इजी रह जाएगा। बट डेली 2 से 3 क्वेश्चन करिए, गिव इट ओनली हाफ एन आवर डेली। सो इट्स अ गेम चेंजर। इनफैक्ट 2015 और 14 और 17 के एग्जाम में मैंने और मेरे दोस्त ने एक जैसा ही पेपर दिया था। बट थिंग इज कि मेरे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस और करंट इवेंट के क्वेश्चन ठीक हो गए थे, डेट्स वाई मेरा सिलेक्शन हो गया। बट मेरे दोस्त के नहीं हुए थे तो वो रह गया। तो बिलीव मी, नेक टू नेक कंपटीशन होता है, आप कोई भी चीज़ छोड़ के तो नहीं जा सकते। एंड देन इज द करंट इवेंट तो बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड। अब इसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसमें आपको कवर क्या करना है, जो सिर्फ और सिर्फ जो लेबर से रिलेटेड करंट इवेंट है वो आप पहले तो वो कवर कीजिए। अब इसमें भी बहुत ही स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो फिर आपको देखना है जितने भी सोशल स्कीम्स हैं वो पहले कवर कीजिए। यूपीएससी की कोई भी बुकलेट उठा लीजिए, विजन की या फिर कोई भी, उसमें जो स्कीम्स का जो सोशल वाला पोर्शन है उससे आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं तो विजन या फिर इनसाइट आईएएस और भी कोई हो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट दीज आर वेरी रिलायबल एंड यू शुड स्टडी इट वेरी। और सेकंड, आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कौन कौन सी स्कीमें लॉन्च करी हैं पास्ट 24 मंथ्स। ठीक है, 2 साल में जो स्कीम है, जैसे एक स्कीम जिसपे अक्सर न्यूज़ में रहता है वो है इनका ई श्रम पोर्टल करके। ठीक है, ई श्रम पोर्टल वो ध्यान में आपको रखना है। एंड एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अभी रिसेंटली ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, जब से नए मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी आए हैं, ही हैज़ गिवन लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट टू द डिजिटलाइजेशन। तो उन्होंने 4-5 पोर्टल लॉन्च करे हैं। ठीक है, श्रम सुविधा, समाधान, लिम्स पोर्टल, ये वो काफ़ी करके हैं, को जो भी इस सर्विस में है उसे पता रहेगा। तो आप जो है उनको पढ़िए क्योंकि एक मैच द फॉलोइंग करके सवाल आ सकता है। और एक
जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज कि अभी आप देखेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक अलग टाइप से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। पहले तो मैच द फॉलोइंग पूछते थे या फिर उसमें आता था ओनली वन ओनली टू टाइप्स। अब थोड़ा सा एक मतलब पहले गैसिंग गेम चलता था, वो गैसिंग गेम बहुत ही यूपीएससी ने लिमिट कर दिया है जब से इन्होंने ऐसे टाइप से सवाल पूछने लग गए हैं ना। मतलब देयर विल बी एक्स, उसके आगे एक चीज़ लिखी होगी, x2 उसके आगे एक चीज़ लिखी होगी, x3 उसके आगे चीज़ लिखी होगी। अब नाउ दे विल आस्क विच वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, 1, 2 and 3 इज करेक्ट, इस टाइप से पूछेंगे किसमें। तो इसमें क्या है कि आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें गेस करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इससे करके जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है एटलीस्ट वो तो काफ़ी टफ हो गया है। तो ये भी चीज़ आपको इस टाइप से भी आपको जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे। इसके लिए आप एक काम कीजिए, जो यूपीएससी ने पिछले 2 साल में जो पॉलिटी वाला पोर्शन पूछा है, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर द पीपल हु हैव पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। जिन्होंने नया तैयारी की है, एकदम नया फ्रेश स्टार्ट किया, उनके लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट जिन्होंने पास्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज या और कोई पेपर दिया है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब फाइनली जस्ट अ मिनट, हाँ, अब फाइनली जो हमारे फ्यूचर लेक्चर्स हैं, फ्यूचर लेक्चर्स में हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम एक दिन में 1 या 2 लेक्चर डालेंगे, ठीक है। सैम्पल फॉर द सैम्पल मैं एक आपको ग्रेजुएटी का लेक्चर डाल दूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। वो आप देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आएगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट बिकॉज एग्जाम बहुत ही पास है, ठीक है। तो हम उसमें कैसे पढ़ने वाले हैं, फर्स्टली तो हम बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। नो हाई फाई स्टफ, कोई हाई फाई चीज़ें नहीं पढ़ने वाले, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो वो आपका एक टाइप से रिवीजन भी होएगा, और जो नई चीज़ पढ़ रखी वो आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको हम और भी ज़्यादा वेटेज देंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे है, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलईओ जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, वो इंस्पेक्शन के लिए एक फैक्ट्री में गया, उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करे, ठीक है। उसने देखा कि भाई इन्होंने नोटिस लगा रखा है नहीं लगा रखा, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में नोटिस का प्रोविज़न कहाँ पे है, कौन से रूल में है, वो देखेंगे। फिर एलईओ ने रजिस्टर चेक किया कि इन्होंने सैलरी दी है नहीं दी, तो हम देखेंगे रजिस्टर का फॉर्मेट कहाँ पे दे रखा है। तो एलईओ जब भी जाता है किसी भी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए, तो हर एक एक्ट में एक उनका परफॉर्मा होता है, हम वो चीज़ें देखेंगे। थर्डली हम देखेंगे कि एएलसी पे जब भी कोई केसेज आते हैं, फॉर एग्जांपल बोनस का केस आया या ग्रेचुटी का केस आया या आईडी का केस आया, तो वो किस फॉर्मेट में आते हैं, किस टाइप के आते हैं, उसमें वो कैसे डिसाइड करता है, कौन कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिल जाएगा इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा फोर्थ वो रहेगा, वो हमारा रहेगा पास्ट पेपर्स ऑफ द एएलसी के जो 3 साल के पेपर हैं, स्टेट एएलसी के जो पेपर्स हैं, और उसको एक बार हम एनालाइज करके फिर हम अपना जो है लेक्चर्स मतलब बनाएंगे और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने क्या आने वाले हैं, हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरल मेंटल एबिलिटी और करंट इवेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये पोर्शन आप लोगों को खुद ही कवर करना पड़ेगा, हम नहीं पढ़ेंगे। अब नाउ फोर्थ पोर्शन व्हाट आर माय क्वालिफिकेशंस, हाउ आई एम एबल टू डिक्टेट और टीच और क्लेमिंग, जो भी मैंने अभी तक क्लेम किया है वो किस बेसिस पे कर रहा हूँ कि भाई फर्स्टली तो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आई एम बीटेक एंड LLB, आई एम एन LLB फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ CLC, and I am presently practicing lawyer in the Delhi NCR area, and one of my area of practice is the labor laws. So this is my education qualification and work experience. And secondly, I have a very long experience with the UPSC. I have cracked the UPSC prelims twice, cracked the many more examination of the UPSC like assistant commandant and CDS. So this is about my experience and education qualification. So I have very well knowledge that how UPSC frame the questions and in what area they can ask the questions. I have appeared for the ALC 2015 and 17 also, and both the terms I have cleared the examination also, okay.
but due to some reasons I have not joined the services. So at last what I'm gonna say is अभी आप जो पढ़ रहे हैं, so please have a belief in your system. Okay, you should have a self belief. जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आप पूरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए, बिलीफ रखिए, ठीक है, उसको आप कंटिन्यू करिए, ठीक है. बट आई एम गोना माई लेक्चर विल बी ओनली सप्लीमेंटेड, ठीक है. सेकेंड इज ट्रस्ट योर सिस्टम. जो भी आपने अभी तक सिस्टम बनाया उस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है. हैव फेथ इन इट, ठीक है. बिकॉज एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनेशन हम करते हैं या फिर देते हैं, दे आर गिवन ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर वीकनेसेस, ठीक है. तो आपकी स्ट्रेंथ पे दिए जाएंगे. अब आपका स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं वो एक आपको डिसाइड करना है, ठीक है. जो आपने पढ़ा है वो आपकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली, जो आपने बार बार पढ़ा. थर्ड इज रिवीजन. रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तो बोलता हूँ रिपीटेड रिवीजन, ठीक है. हैव अ टाइम टेबल फॉर द रिवीजन. पढ़ने के लिए टाइम टेबल मत बनाइए, रिवीजन के लिए टाइम टेबल जरूर बनाइए, ठीक है. So these are my advices for all the candidates. I wish them all the luck, and I hope you all got selected. Though it's not possible, only those who have prepared well will get selected in this examination. So on this note, thank you so much for the discussion. Okay.